नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा संधि प्रकरण। तो संधि पढ़ने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके पहले जितने भी टॉपिक हम पढ़े हुए हैं उसको देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। हम क्या क्या पढ़े हैं। संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़े। पहली कक्षा में हम संस्कृत साहित्य पर चर्चा किए थे। और क्या, माहेश्वर सूत्र पढ़े थे। फिर इत संज्ञा के बारे में पढ़े थे हम। इत संज्ञा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद वर्ण पर चर्चा किए थे हम, और जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णों का बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे। वर्णों के प्रयत्न पढ़े थे जिसके अंतर्गत हम फिर हम प्रत्याहार पढ़ें। इतना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और अगला टॉपिक क्या है, संधि पढ़ने जा रहे हैं हम। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आता ही आता है, ज़रूर आता है। और आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एस्टेट, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य में क्या क्या पढ़े थे हम। तो सबसे पहले हम संस्कृत का शब्द विन्यास करे थे। फिर संस्कृत व्याकरण की जहाँ से उत्पत्ति होती है उन त्रिमुनियों के बारे में पढ़े थे हम। महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। महर्षि कात्यायन, जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है। इन त्रिमुनियों का 3 नाम है, त्रिमुनि, त्रिगुड़ी और मुनित्रय भी कहा जाता है। फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी पर चर्चा किए थे हम। उसके बाद क्या पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, जिसके अंतर्गत 14 सूत्र आते हैं। कौन कौन से सूत्र थे, आयुड़, ऋलृक, अयोंग, अयौच, हैवरट, लड, यमंगड़नम, झभई, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतौ, कपय ससर हल। और फिर क्या पढ़े थे, इत संज्ञा पढ़े थे। इत संज्ञा के अंतर्गत 14 सूत्र आ जाते हैं। 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण आ जाता है, उसे ही इत संज्ञा कहा जाता है। अर्थात इस संज्ञा को गिना नहीं जाता है और ये प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। उसके बाद वर्ण पर चर्चा किया था हमने। स्वर व्यंजन के बारे में पढ़े थे कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, और ये जो सभी स्वर होते हैं इनके कितने भेद होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि अवर्ण के 18 भेद होते हैं। जितने भी हर्ष स्वर हैं उनके 18 भेद होते हैं। और क्या, री को छोड़कर री का 12 भेद होता है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं बनता है। और फिर देखे थे कि जो मिश्रित स्वर होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं, उनके भी 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हर्ष नहीं बनते हैं। तो इतनी बातों पे चर्चा किए थे हम। फिर वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़े थे हम, कि जो वर्ण होते हैं जिनको हम बोलते हैं उनको कहाँ से बोला जाता है, उनका स्थान क्या है, किस वर्ण को किस स्थान से उच्चारित किया जाता है, ये बोले थे, ये समझे थे हम। फिर हम प्रयत्न पढ़े थे कि जो वर्ड हम बोलते हैं उनको उच्चारित करने में हमारे जो अंदर की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, आभ्यंतर प्रयत्न कैसा होता है और बाह्य प्रयत्न कैसा होता है, कहाँ से बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे। और हमारे मुख के तंत्र जो हैं वो कितने प्रयास करते हैं, इतना हम पढ़ चुके थे। और प्रत्याहार, आगे क्या पढ़े हम, प्रत्याहार पढ़ें कि जो सूत्र होते हैं, कोई सूत्र होता है या नाम होता है, उनको संक्षिप्त कर देना। देखिए, जैसे माहेश्वर सूत्रों को संक्षिप्त करके प्रत्याहार बनाया जाता है। इत संज्ञा अर्थात अंत वाले वर्ड को और आदि वाले वर्ड को मिला दिया जाता है, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। तो इतना हम समझे कि क्या क्या पढ़ चुके थे। आगे का क्या होगा, हम संधि पढ़ेंगे। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, संधि। तो संधि क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, संधि हमारे सभी परीक्षाओं में लगभग आते ही आते हैं।
कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। कई बार तो अभी तो कूट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बन जाते हैं। आपके एक ही प्रश्न में ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि आपको जब तक अच्छे से वो नॉलेज नहीं रहेगा उसका, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो समझते हैं हम संधि को कि संधि क्या होता है। तो सबसे पहले हम संधि पढ़ने से पहले संधि के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। इसका शाब्दिक विन्यास करते हैं कि संधि का शाब्दिक विन्यास क्या होता है। तो संधि किससे मिलकर बना है? संधि सम उपसर्ग से मिलकर बना है, धा धातु से मिलकर बना है और क्री प्रत्यय से मिलकर बना है। इनका क्या है? अगर पूछा जाए कि संधि में कितने उपसर्ग हैं, तो आप क्या बताएंगे? सम उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। संस्कृत में कोई भी शब्द आपको अगर बनाना है तो आप ये कह सकते हैं कि बिना प्रत्यय लगाए आप उसको बना नहीं सकते हैं, और प्रत्यय लगाना और धातु लगाना अनिवार्य होता है। ये कि किसी भी संस्कृत के शब्द में धातु और प्रत्यय का आना तो अनिवार्य ही अनिवार्य है। और क्या अनिवार्य है संधि के लिए? संधि में शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है। संधि में शब्द का क्या होना? सार्थक होना बहुत ही अनिवार्य है। अब इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं हम। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णानाम वर्णों के, यहाँ नाम का तात्पर्य के से है, और परस्परम परस्परम का तात्पर्य एक दूसरे से, एक दूसरे से, और विकृतिमत का तात्पर्य क्या है? विकार, विकार। अर्थात कह सकते हैं कि वर्णों के एक दूसरे के परस्पर मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कह सकते हैं? परः सन्निकटः संहिता, अर्थात बहुत ही निकट आ जाना संधि होता है। संधि का दूसरा नाम संहिता भी होता है। इनके तीन भेद होते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। पहला क्या है? स्वर संधि है, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि है, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि को आप सभी जानते हैं कि अच संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि कहते किसे हैं? तो स्वरों के मेल से या दो स्वरों के बीच अधिक निकटता हो जाता है, तब इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वर में विकार होगा, यहाँ जो विकार होगा वही स्वर संधि हो जाएगा, वही स्वर संधि हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसका उदाहरण लें, स्वर संधि का उदाहरण लें, तो क्या हो जाएगा? हिम आलय। और इसमें देखिए, ये हिम जो है इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं, और आलय को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ देखिए, हिम को अलग करेंगे तो यहाँ म बचेगा और अ बचेगा। तो अ और अ के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, हिमालय जो बन जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अर्थात इनमें जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी को संधि कहेंगे। अब अगला पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन को हल भी कहा जाता है, तो हल संधि भी इसे कह सकते हैं। अब देखिए, बाएं तरफ व्यंजन लिखा है और दाहिने तरफ क्या है? स्वर या व्यंजन। तो व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जब मेल होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या होता है? व्यंजन संधि होता है।
उसमें जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन का व्यंजन से मेल और स्वर का और व्यंजन का स्वर से मेल, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है? जगत आधार। देखिए यहाँ ले लेते हैं जगत आधार। तो अब देखिए ये जो हलंत वाला त है अर्थात ये व्यंजन जो है इसके और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जगताधार जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। अब अगला क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब क्या है? यहाँ बाएं तरफ का चिन्ह लगा है और दाहिने तरफ क्या लिखा है? व्यंजन या स्वर। तो इसका तात्पर्य क्या है कि विसर्ग से या तो व्यंजन का मेल हो या तो स्वर का मेल हो और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। अब इसका उदाहरण क्या है? देखिए पुनः आगत, इसका उदाहरण लेते हैं तो अब देखेंगे कि पुनः धन आगत, तो इनके ये जो विसर्ग है और ये जो आ है अर्थात स्वर है, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। अब स्वर संधि के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। स्वर संधि कितने होते हैं? आपको कितने संधियों को पढ़ना है स्वर में? तो 8 प्रकार के स्वर संधि को पढ़ना है। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको कौन कौन से स्वर संधि पढ़ने हैं और इसके बाद हम एक एक करके सभी स्वर संधियों पर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे और जितना भी हो सकेगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्या है? गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये क्या है? चौथा नंबर क्या है? यड़ संधि और याद संधि। क्या हो गया? 5वां नंबर हो गया। और ये क्या है? पूर्व रूप संधि। ये पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि 8वां। इतना आपको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, तो इसका एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात अक का तात्पर्य क्या होगा? इनको अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ देखेंगे अक हो जाएगा और अह हो जाएगा। अह हो जाएगा। तो अक के अंतर्गत अक एक प्रत्याहार है, तो अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? तो अब देखिए कि माहेश्वर सूत्र का पहला और दूसरा सूत्र जो है अयुड़ ऋल ऋक, इनके अंतर्गत कितने वर्ड आते थे? तो इनके अंतर्गत 5 वर्ड आते थे। अ ई उ और ड़ को गिनती में नहीं लिया जाता था क्योंकि ये इत संज्ञा है, और री री क को भी गिनती में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये इत संज्ञा है। तो ये 5 वर्ड आ गए। अक का तात्पर्य अ ई उ ऋल ऋ से है। सवर्ण का तात्पर्य किससे है? सवर्ण अर्थात समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण और समान प्रयत्न वाले वर्ण। सवर्ण से तात्पर्य समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण और समान प्रयत्न वाले वर्ण से है। अब क्या है? दीर्घ है अर्थात दीर्घ बनेंगे। तो अब एक एक करके अ ई उ ऋल ऋ से बनने वाले संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ प्लस आ क्या हो जाएगा?
आ हो जाएगा और अ प्लस आ, ये भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि कुछ भी हो, अगर अ मिल रहा है तो भी आ बन रहा है, और अगर आ पहले आ रहा है अ बाद में आ रहा है तो भी आ ही बन रहा है। तो इनका एक उदाहरण लेते हैं, धन आगम। देखिए यहाँ क्या बचा है, अ बचा है और यहाँ क्या बचा है, आ बचा है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग। तो इसका क्या बन जाएगा, संधि, धनागम, धनागम। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी को संधि कहते हैं। अब अगला क्या है, अब अगला देखिए ई, ई मिलकर ई बनेंगे और ई मिलकर क्या बनेंगे, ई बनेंगे और क्या, ई, और ई मिलकर क्या बनेंगे, ई बनेंगे। और ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों दीर्घ ई मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ ई ही बनेंगे। देखिए इसका उदाहरण लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, गिरि और इंद्र अगर लेते हैं तो यहाँ देखेंगे ये जो हर्स्व ई है और ये क्या है, ये भी हर्स्व ई, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर दीर्घ ई बन जाएंगे, जिससे आप लिख सकते हैं इसको गिरिंद्र, गिरिंद्र। इसको क्या लिख सकते हैं, गिरिंद्र लिख सकते हैं। अब अगला क्या है, ऊ, ऊ और उ मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ उ बनेंगे, हर्ष उ और दीर्घ उ मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ उ बनेंगे। और क्या है, उ, ये सभी मिलकर क्या बनेंगे, चाहे वो हर्स्व उ हो चाहे वो दीर्घ उ हो, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दीर्घ उ बनेंगे, जिसका उदाहरण है भानुदय, भानु प्लस उदय। अर्थात देखिए ये क्या है, हर्स्व उ है और हर्स्व उ, ये दोनों मिलकर क्या बना है, दीर्घ उ बना है, क्या बना लेंगे, भानुदय। अब अगला क्या है, री, री मिलकर क्या बनाएंगे, ऋ बनाएंगे। तो इसका उदाहरण अगर देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, पितृ ऋण। तो देखिए इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक हर्स्वरी मिल गया, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो पितृण, ये देखिए यहाँ दीर्घ बन रहा है, पितृण दीर्घ ऋ बन रहा है, इनमें जो विकार उत्पन्न हुआ है यही क्या है, संधि है। अर्थात आपने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा कि दीर्घ संधि क्या, कौन कौन से होते हैं और कितने वर्ड होते हैं। दीर्घ अक के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं वो क्या हो गए, सभी अक के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं उनका आपने मैकेनिज्म के अनुसार देखा, सूत्र बनाकर देखा कि हाँ किसको किन वर्डों से मिलाने से दीर्घ बनता है। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, संधि पर चर्चा की कि संधि सम, उपसर्ग और धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है, और इसकी परिभाषा देखें
वर्णानाम परस्परम विकृतिमत्संधानम संधि, अर्थात वर्णों के एक दूसरे के परस्पर मेल से जो विकृति उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि कितने हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। और फिर हम स्वर संधि पर चर्चा किए कि स्वर संधि क्या होता है। स्वरों के मेल से जो, या दो स्वरों के मेल से उनके बीच अधिक निकटता आ जाने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है और वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। इतना आपको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ना है। और आज हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, जिसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। और अ मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ आ बनाते हैं। और अ मिलकर आ बनाते हैं। इन सभी को हम एक एक प्रकार करके देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम गुण संधि पढ़ेंगे और फिर उसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे और सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।